नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हम पूरी केमिकल काइनेटिक्स रिवाइज करेंगे थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर। और क्वेश्चन को एक बेस बना के उसके रिलेटेड पूरी थियोरी करेंगे, जिससे पूरा आपका जो केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक है रिवाइज हो जाए और आप कोई भी एग्जाम क्रैक करो उसको। नीट, IIT JEE मेन, IIT JEE एडवांस, IIT जैम, नेट, गेट, गुजरात में रहता हूं मैं, उसके लिए मैंने क्वेश्चन लिए हैं सेट के, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप, जो कि 11th-12th थी, बेस है उसका। 12th के क्वेश्चन है सारे एडवांस लेवल के, ठीक है ना। तो आपकी दोनों तैयारी हो रही है। तो लेट अस स्टार्ट। ये GSET 2019 का क्वेश्चन है। इसको मैं कैसे करता हूं उसके बेस पे आप देखना कि आपको कैसे, जो ट्रिक है आपके लिए, मतलब MCQ करने के ट्रिक्स क्या क्या आपको याद रखना है उससे पहले, ठीक है ना। क्योंकि आपको MCQ अटेम्प्ट करना है तो आपको कुछ चीजें याद ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पे आप डिराइव करने लगो, ठीक है ना। वो मैं आपको बताऊंगा आज। तो ये पहला क्वेश्चन है कि अ प्लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम इज लीनियर विद अ नेगेटिव स्लोप फॉर अ रिएक्शन। किस ऑर्डर का रिएक्शन होगा? 3, 2, 1, 0। कुछ लोगों को पता होगा, वो तो कर लेंगे, ठीक है ना। पर हम क्या करेंगे, हम इसको सारे टॉपिक कर लेंगे इसके। जैसे A2 प्रोडक्ट, अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, जीरो ऑर्डर, तो रेट क्या होगा? बोलो। रेट इज इक्वल टू A की पावर 0। तो याद रखना, इसका जो प्लॉट होता है दैट इज AT इक्वल टू A0 माइनस KT। AT क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T। दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू टाइम। तो इसको अगर प्लॉट करें ग्राफ AT वर्सेस टाइम, तो कैसा प्लॉट आएगा ये y इक्वल टू C माइनस MX। दैट इज, अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और स्लोप क्या है? नेगेटिव। यही पूछा है ना, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, इसका मतलब इसका स्लोप होगा माइनस के। अब देखो, इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, बट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर का आ जाए तो क्वेश्चन एक बेस है जिसके बेस पे आपको बाकी भी कर लेने हैं साथ ही। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आ गया खत्म हो गई बात। दैट इज द वे टू अप्रोच MCQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्यों करते हैं लोग? ताकि हमें पता चले कि क्या क्या उसमें आता है, और उसके बेस पे उसके आगे पीछे की सारी हिस्ट्री आप कर लो। हिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री, ठीक है। ओके, नाउ अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो सिमिलर रिएक्टेंट्स का, 2A2 प्रोडक्ट, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, तो रेट क्या होगा? माइनस DA/dt। नाउ के A की पावर क्या हो जाएगी अब? 1। तो इस केस में जो प्लॉट होता है दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ AT इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A0 माइनस KT। याद रखना है, इसका मतलब सेम टाइप का प्लॉट आएगा, बट अब क्या होगा? कॉमन लॉग की इसमें कॉन्सेंट्रेशन की जगह, सिंपल टर्म्स की जगह क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉग। सेम प्लॉट, स्लोप अगेन माइनस के, और जो इंटरसेप्ट है इसका वो होगा नेचुरल लॉग ऑफ A0। इसमें जो इंटरसेप्ट होगा दैट इज A0। ये जीरो ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का। अगर नेचुरल की जगह लॉग हो तो नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई होता है। तो अगर लॉग AT वर्सेस T का प्लॉट करें तो स्लोप क्या आएगा? माइनस K ओवर 2.303। देखो, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, नाउ थर्ड। अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो
तो क्या होगा बोलो, ए की पावर 2, तो याद रखना इसमें होगा 1/AT इक्वल टू 1/A0 प्लस KT। पहले क्या था, AT इक्वल टू A0 माइनस KT, इसमें हो जाता है 1/AT इक्वल टू 1/A0 प्लस KT। दिस इज फॉर सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर का अगर प्लॉट करूं मैं ग्राफ, तो कैसा आएगा, 1/AT वर्सेस T विद पॉजिटिव स्लोप, और स्लोप आएगा K। समझ रहे हो कैसे कर रहा हूं? ठीक है, ये आपके दिमाग में फिट हो जाती है चीजें, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है सक्सेसफुल होंगे, उसको क्रैक कर पाओगे। देन इसका रेट क्या हो जाएगा, -dA/dt इक्वल टू K, A की पावर क्या हो जाएगी 3। तो इस केस में जो आएगा दैट इज 1/AT स्क्वायर इक्वल टू 1/A0 स्क्वायर प्लस 2KT। ठीक है, और अब अगर प्लॉट करूं मैं ग्राफ, सेम ऐसा ही ग्राफ आएगा, बट अब जो पावर 2 हो जाएगी बस, और डिफरेंस कोई नहीं आएगा, स्लोप इक्वल टू 2K हो जाएगा। ठीक है, इसका ये नोट कर लो एक बार। Now this second question again from the GSET 2019. If for a reaction the plot of natural log of K versus 1/T gives a straight line, then what is the slope or activation energy? Which option is correct? So simple, you know, according to natural log of K versus 1/T किसका ग्राफ होता है, according to Arrhenius equation। According to Arrhenius equation, K equal to A e raised to power minus EA by RT। ये होता है K क्या है, रेट कांस्टेंट, A Arrhenius फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर, EA एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन Kelvin। Good. Natural log of K, taking on natural log on both sides, natural log of K equal to natural log of A minus EA by RT। So if we plot a graph between natural log of K versus 1/T, then graph is, yes, ग्राफ कैसा हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप के साथ। इंटरसेप्ट क्या आएगा इसका, देखो इंटरसेप्ट भी पूछ सकता है, इसलिए सब याद कर लो। चलो ए हो जाएगा, स्लोप क्या जाएगा, नेगेटिव स्लोप है, माइनस EA बाई R। तो रेशियो में तो है नहीं कोई, इसका मतलब EA इक्वल टू नेगेटिव, इस साइड चला गया, स्लोप इंटू R। तो EA इक्वल टू माइनस स्लोप इंटू R। यही ग्राफ अगर कॉमन लॉग में पूछा होता तो लॉग K इक्वल टू लॉग A, क्योंकि 2.303 आ जाता साथ में, तो वो कहां चला जाता, इस साइड। समझे? तो लॉग K वर्सेस 1/T का ग्राफ कैसा आता, स्लोप क्या हो जाता, माइनस EA बाई 2.303 R, और EA क्या हो जाता, माइनस 2.303 स्लोप इंटू R। इसके केस में एक्टिवेशन एनर्जी हो जाती माइनस 2.303 इंटू स्लोप इंटू R। गॉट इट? समझ आ रहा है ना कैसे हो रहा है? ऐसे आपको हर क्वेश्चन को बेस बना के उसके आगे पीछे का सब कुछ जान लेना है। That is a way to crack exam. Any exam
विच इज रिलेटेड टू एमसीक्यूज, ठीक है ना, क्योंकि आजकल जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो क्या होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको प्री रिक्विजिट है ये कि आपको आगे पीछे का सब पता होना चाहिए पहले से, ताकि वहां पे आप फास्ट क्वेश्चन कर सको, क्योंकि टाइम नहीं होता वहां पे, सोचने का टाइम नहीं है आपके पास, डिराइव करने का टाइम नहीं है, यू हैव टू बी क्विक, ठीक है। ओके, नोट कर लो। Okay, so third question is again from GSET 2019. For the given reaction X to give Y and Z. X जो है उससे आपको Y भी मिलता है और Z भी मिलता है। Y का जो रेट कांस्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ Y का वो है K1 और Z फॉर्मेशन का रेट कांस्टेंट है K2। तो ऐसा reaction which gives two products, that is called side reaction और parallel reaction। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम side reactions और parallel reactions। और इसमें एक रिएक्शन जो है वो मेन रिएक्शन होता है, दूसरा साइड या पैरेलल रिएक्शन, इसलिए इसको साइड रिएक्शन या पैरेलल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं, जैसे आपने फिनोल की नाइट्रेशन की तो ऑर्थो भी मिलेगा प्रोडक्ट, पैरा भी मिलेगा, समझ गए। आपने कोई भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग पे अटैक करा दिया तो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, कितना मिलेगा वो हम देख रहे हैं अभी, ठीक है ना। अच्छा, K1 की वैल्यू दे रखी है आपको, K1 की वैल्यू गिवन है, और if the reaction starts from X, let us take कि इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A है, ठीक है, और आफ्टर सम टाइम t it becomes A minus X। आफ्टर टाइम t कितना हो जाता है A minus X, मतलब X अमाउंट जो है X का, स्मॉल x अमाउंट ऑफ X वो डिकम्पोज हो जाता है इनटू Y एंड Z। कितना है आई डोंट नो, ठीक है। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y, Y किस रेट से बनता है, K1 रेट से, तो K1 इंटू A माइनस एक्स हो जाए, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Z क्या है, Z किस रेट से बनता है K2, तो K2 A माइनस एक्स। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि K1 रेट से भी X डिकम्पोज होता है, K2 रेट से भी, इसका मतलब दोनों का सम K1 A माइनस एक्स प्लस K2 A माइनस एक्स, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, दैट इज K1 प्लस K2 इंटू A माइनस एक्स। अब हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है, क्या पूछा है कि रेट रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y टू Z, मतलब ये Y की कॉन्सेंट्रेशन है, ये Z की कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी जो रेशियो है Y टू Z दैट इज गिवन टू अस, दैट इज 1/4। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Z, इनको अगर हम डिवाइड करें A माइनस एक्स कैंसिल, तो क्या आ जाएगा इक्वल टू K1 बाई K2। अपना क्वेश्चन यही हो जाता है, K2 की वैल्यू निकालनी है, K1 की वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इंप्लाइज K2 इज इक्वल टू 4K1, क्रिस क्रॉस कर दिया हमने, इसका मतलब इट इज 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 सेकेंड, क्योंकि 1 इंटू 10 माइनस 4 है ये, K1 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर क्वेश्चन ऐसे हो कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Y, तो टोटल है ये, ओवरऑल ऑर्डर ये है, और उसमें से Y ये बनता है, इसका मतलब ये हो जाएगा K1 बाई
K1 प्लस K2 इंटू 100। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको मैं। परसेंटेज ऑफ Y इन द रिएक्शन इज K1 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 इंटू 100, और परसेंटेज ऑफ Z क्या हो जाएगा, K2 बाई K1 प्लस K2 इंटू 100। गॉट इट। तो ये सारा आ गया, क्या आ गया सारा, पैरेलल और साइड रिएक्शन का, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। ठीक है, तो इक्वेशन लिख सकते हो, याद है इक्वेशन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1/T नेचुरल लॉग ऑफ A ओवर A माइनस एक्स, या A नॉट ओवर AT। ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, K1 प्लस K2 दैट इज इक्वल टू 1/T नेचुरल लॉग ऑफ A ओवर A माइनस एक्स। मतलब साइड रिएक्शन का कुछ बचा ही नहीं, इतना ही है ये रिएक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन और उसके आंसर के साथ साथ पूरी थियरी, ये मेरा एम है। ठीक है, इसलिए हर क्वेश्चन का मैं आगे पीछे का पूरा बता रहा हूं आपको, साथ साथ करते रहो ये। और जैसे मैं ये करूं, जब मैं इसको बंद करता हूं तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि बाद में आपके पूरे नोट्स हैं ये, ठीक है, आपके काम आएंगे। ओके, ओके, सो दीज 2 क्वेश्चंस केम इन GSAT 2018। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस है। पहले हम 5th क्वेश्चन करते हैं, ताकि मैं इसको मिटा के ये वाला कर सकूं अच्छे से। ओके, मतलब स्टेटमेंट अबाउट अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दैट इज इनकरेक्ट। पहले तो बात की कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता क्या है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है पूरा, इसलिए मैं ऐसे ही समझा देता हूं आपको। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मींस व्हिच टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप। एक से ज्यादा स्टेप्स में जो भी रिएक्शन होता है वो जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। तो देखो, a reaction that takes place in more than one step is said to be complex reaction। राइट है, बट हमें फाइंड आउट करनी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकती इनकरेक्ट, राइट है। दूसरा, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हैं तो बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, मोर देन वन स्टेप मीन्स, तो उनमें से एक स्टेप क्या होता है, स्लो, एंड स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। सबको पता है स्लोएस्ट जो पर्सन है वो डिसाइड करता है कि पूरा ग्रुप कितने टाइम में पहुंचा है। अगर 10 लोग यहां से पूरा ग्रुप जो है मूव करे और किसी टारगेट पे पहुंचना हो, तो पूरा ग्रुप कितने टाइम में पहुंचा वो कौन डिसाइड करता है, जो सबसे लास्ट वाला होगा। पहले वाला मान लिया 50 मिनट्स में पहुंच जाता है और लास्ट वाला 55 मिनट्स तक पहुंचता है, तो पूरा ग्रुप कितने टाइम में पहुंचा, 55 मिनट्स में पूरा ग्रुप। एवरेज नहीं लेते इसमें, ठीक है ना। स्लो स्टेप इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप, समझ गए। तो कोई एक स्टेप होगा उसमें स्लो, ठीक है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, उसके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं, क्योंकि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सारा का सम, और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, उनमें डिफरेंस आ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो देयर इज, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज सेड टू बी अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बिल्कुल सही है, तो ये भी गलत नहीं हो सकता। अगर ऐसा कभी हो तो 101% है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। बट अगर एग्रीमेंट हो भी तो भी हो सकता है हम उसको, उसकी ऑप्शन नलीफाई नहीं होगी कि वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो नेक्स्ट है कि इवन इफ देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता है ना, जो नंबर आगे लिखे होते हैं, 2 मोल्स ऑफ A, 5 मोल्स ऑफ B, 6 मोल्स ऑफ C इक्वल टू 2, 5, 6 क्या हुए, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो अगर एग्रीमेंट हो भी तो भी हो सकता है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, तो ये भी गलत नहीं हो सकती। फर्स्ट है कि रिवर्सिबल रिएक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो थ्योरेटिकली सारे रिएक्शन, ऑल द रिएक्शन आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब समझते हो कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है। बट क्या होता है, अगर रिएक्शन जो है फॉरवर्ड साइड ज्यादा है तो हम बोल देते हैं
कि ये रिएक्शन जो है वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। 100% तो किसी की यील्ड होती नहीं है ना। मान लिया 90% वो गया तो 1% तो पीछे रहा ना। समझिए बात। थ्योरेटिकली ऑल द रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। तो हम ये नहीं बोल सकते कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गॉट इट? समझ आइए। और ये देखो क्वेश्चन भी हो गया और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी आ गई। समझ गए? ओके, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 75% जो है ना कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है दैट वाज कंप्लीटेड इन 64 मिनट्स। तो हाफ लाइफ कितना होगा? हाफ लाइफ क्या होता है पहले बताओ। हाफ लाइफ मीन्स द टाइम at which reaction is reduced to half of its initial value। आधा हो जाता है। आधा मीन्स 50%। इसका मतलब फर्स्ट हाफ लाइफ जो है जब आएगा तो अमाउंट कंज्यूम्ड is 50%, so amount left is also 50%। तो सेकेंड हाफ लाइफ में क्या होगा? जब सेकेंड हाफ लाइफ आएगा तो 50% का, क्योंकि 100% से शुरू करेंगे तो फर्स्ट हाफ लाइफ में 50% हो जाएगा। तो सेकेंड हाफ लाइफ में क्या होगा? 50% का भी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है ना, 25% रह जाएगा। तो अमाउंट कंज्यूम, सॉरी, जो अमाउंट कंज्यूम हुआ 25% बच गया और 75% कंज्यूम हो गया। समझिए ना? पहले हाफ में 50% कंज्यूम हुआ, फिर 50% तो पहले हाफ में हो ही गया, सेकेंड हाफ में 50 का 50% 25%, ठीक है, कंज्यूम हुआ। तो टोटल कितना कंज्यूम हो गया? 50 + 25 75 और बच गया 25%। इसका मतलब जो T 75% है दैट इज 2 टाइम्स T 50%। याद रखना है। इसको हम और भी लिख सकते हैं, T 75 और 100 मीन्स T 3/4 = 2 टाइम्स T हाफ। ठीक है, 3/4 75%। और याद रखना कि T 99.9% जो है दैट इज 10 टाइम्स T हाफ। ये आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है। और अगर इसके आगे चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो 25% बचा है, उसका 50% कितना हो जाएगा? 12.5 मीन्स 87.5% और बच जाएगा 12.5%। इसका मतलब T 87.5% जो है दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स T हाफ। ये दोनों आपको याद रखने हैं, ये मैंने बता दिया आपको। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि T 75%, T 3/4 दिया हुआ है, T हाफ निकालो। तो T हाफ जो है या T 50% इज इक्वल टू T 75% डिवाइड बाई 2 मीन्स 64/2 मीन्स 32 मिनट्स। गॉट इट? तो ये अपना आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो ये GSET 2018 के क्वेश्चन हो गए। साथ साथ इसकी स्क्रीनशॉट भी लेते रहना। ये याद रखना, T 99.9% होता है 10 टाइम्स T हाफ और T 75% होता है 2 टाइम्स T हाफ। ओके, so next question is from GSET 2017। Which of the following plots represent a zero order reaction? अगेन वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पहले किया था हमने 2019 का। आपको पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है? AT = A0 - KT।
अब देखो उसने बोला है A माइनस एक्स रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका मतलब A डॉट जो है वो स्मॉल a है और AT क्या है A माइनस एक्स. This is initial concentration. This is the concentration of reactant after time t. तो A minus x minus A equal to minus kt. A से A cancel, minus x equal to minus kt means x is equal to kt. ये है for zero order reaction. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये है, तो x वर्सेस t, y इक्वल टू mx टाइप y ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और स्लोप क्या होगा k और इंटरसेप्ट 0. इसका मतलब यही ऑप्शन हुआ ये कौन सा है, इट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर, अब आप खुद बोल सकते हो, और ये तो थर्ड ऑर्डर. कर लिया था हमने पहले, ये कर लोगे, समझ गए. यहां सिर्फ उसने AT माइनस A नॉट को x कर दिया आफ्टर टाइम t माइनस इनिशियल, तो आ गया x इक्वल टू kt. दिस इज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड एट टाइम t या आफ्टर टाइम t, राइट. x इक्वल टू kt या we can say k इक्वल टू x ओवर t. और इसको क्या लिख सकते हैं, a नॉट माइनस AT ओवर t. इसको स्मॉल a माइनस a माइनस x, समझ गए, कर लोगे. Okay, next question is if a reaction A plus B to C is exothermic to the extent of 30 किलोजूल पर मोल, मतलब रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, तो एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का जो ग्राफ आएगा वो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक है. लाइक दिस, रिएक्टेंट की एंथैल्पी थोड़ी ऊपर होगी, प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम होगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक है ना. एक्सोथर्मिक में क्या होता है, सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, दैट शुड बी इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू. और नेगेटिव वैल्यू कब होगी, जब एंथैल्पी प्रोडक्ट की कम होगी और रिएक्टेंट की ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की ज्यादा प्रोडक्ट की कम. तो ये हुआ एक्सोथर्मिक. एंडोथर्मिक में क्या होगा, उल्टा, ठीक है ना. अच्छा, अब ये हो रहा है कि कितने किलो जूल है, 30. ये जो है डेल्टा H दैट इज माइनस लिखेंगे, बट ये डिफरेंस जो है दोनों में वो 30 है किलो जूल. डिफरेंस इज 30 फ्रॉम ये दिस पार्ट, ठीक है ना. अब बोला है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड रिएक्शन की, फॉरवर्ड रिएक्शन ये है यहां तक की जो एनर्जी है वो है 70 किलो जूल. एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू 70 किलो जूल, ठीक है. अब आपके पास एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है -30 किलो जूल, इसकी एनर्जी आ गई 70, ये डिफरेंस है 30, और बोला है कि व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन. तो रिवर्स रिएक्शन तो ये है ना, रिवर्स मींस इधर बैकवर्ड. ये फॉरवर्ड के लिए 70, बैकवर्ड के लिए कितनी हो गई, सामने दिख रहा है, बोलो बोलो भी, इट इज 100 ऑब्वियसली. ये 70 और ये 30, वेरी गुड. तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना. इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन
plus enthalpy of the reaction. It is for exothermic reactions. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, बैकवर्ड के कम। इसलिए जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो उसका रेट ज्यादा, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई उसका रेट स्लो। तो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज बेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन इसमें चांसेस ज्यादा रहेंगे। ओके, तो दिस इज अबाउट एक्सोथर्मिक reaction or activation energy of the forward and reverse reaction. Just note down. Okay, next question is, both questions are from GSAT 2017. तो पहले हम क्वेश्चन करते हैं, रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर वैल्यूज आर गिवन। अब आपको बताया कि क्या रिलेशन होता है, K इक्वल टू ए ई रेज़ पावर माइनस ए बाई आर टी। क्या है ये? आर इन एस इक्वेशन। अब ये बोलता है कि टेम्परेचर जो है इट टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर टेम्परेचर इनफाइनाइट को टेंड करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ई ए बाई आर टी जो है टेम्परेचर इन्फिनिटी, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो नहीं हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी जीरो। इसका मतलब k इक्वल टू ए इंटू ई रेज़ पावर जीरो मीन्स k इक्वल टू ए। और पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिस्पेक्टिवली एज द टेम्परेचर टेंड्स टू इन्फिनिटी द रेट विल बी। तो रेट इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। अब a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 3 रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो ये वैल्यू आएगी। रेट और रेट कांस्टेंट एक ही बात है, तो ये आ जाएगा अपना बी आंसर। ओके, नाउ कम टू दिस पार्ट। इफ यूनिट्स ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? तो रेट क्या होता है? K इंटू ए रेज़ टू पावर n। n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, समझिए। तो अगर n की वैल्यू जीरो होगी देन रेट इज इक्वल टू k। तो यूनिट ऑफ रेट और k क्या हो जाएगा? सेम। इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट और k के यूनिट सेम होंगे। सिंपल था, कर लोगे? तो ये 9 तक कर लो, फिर अगला करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, GSAT 2017 का ही है कि प्लॉट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ टी हाफ वर्सेस नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट फॉर अ रिएक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन विद इट्स स्लोप बीइंग -2 बट इन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो आपको याद रखना है कि टी हाफ और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में क्या रिलेशन होता है? टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट रेज़्ड टू पावर n-1। ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए नॉट लो या ए ले लो, रेज़्ड टू पावर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच वी हैव टू फाइंड आउट। अब ये बोल रहा है कि टी हाफ का नेचुरल लॉग लेना है आपको। तो टी हाफ इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कोई भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ले लो। चलो हमने के ले ली, ठीक है। तो 1/a नॉट रेज़्ड टू पावर n-1, गॉट इट। अब नेचुरल लॉग ऑफ टी हाफ इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ के नीचे माइनस हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ a नॉट raised to power n-1. So natural log of t half is equal to natural log of k minus n-1 natural log of a naught. तो अगर हम प्लॉट करें ग्राफ बिटवीन नेचुरल लॉग ऑफ टी हाफ वर्सेस नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो
तो जो ग्राफ है वो कैसा आएगा, ऐसा, स्लोप इज इक्वल टू नेगेटिव -n-1। अब ये बोल रहा है कि जो -n-1 है दैट इज इक्वल टू -2। स्लोप कितना है, -2, तो n-1 इक्वल टू 2, तो n कितना हो गया, 3। मीन्स ऐसे रिएक्शन जिसका जो स्लोप है वो -2 हो, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा 3, राइट। जस्ट नोट डाउन, देन वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question. It is from GSET 2017. No, these are from GSET 2016. Both are from 2016. Question है, for the reaction sucrose plus water to give glucose and fructose, molecularity and order of reaction. तो देखो ग्लूकोज का है C12H22O11 प्लस H2O टू गिव C6H12O6 प्लस C6H12O6, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो इस रिएक्शन में आपको याद रखना है कि रेट जो है दैट इज डिटरमिन्ड बाय मेनली सुक्रोज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज, क्योंकि वाटर जो होता है दैट इज इन एक्सेस, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल एसिड इज आल्सो देयर, बट दैट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, विल नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, तो उसको तो लेते नहीं है। वाटर जो है रिएक्टेंट है एक, बट इट इज इन एक्सेस, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है, माइन्यूट सा चेंज होता है, तो इट रिमेन्स एज कांस्टेंट, तो इसी में ऐड कर देते हैं उसको। तो ये ऐसा रिएक्शन विच इज बाइमॉलिक्यूलर, देखो दो मॉलिक्यूल तो यूज हो रहे, तो रिएक्शन इज बाइमॉलिक्यूलर बट इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ऐसा जो रिएक्शन है, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। याद रखना, दो मेन एग्जांपल है अपनी बुक में, एक हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। अच्छा, इस हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर को और क्या बोलते हैं हम, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये भी बहुत अच्छी चीज है कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्यों बोलते हैं, तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर या इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, क्योंकि ये जो सुक्रोज है वो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है ना, और जो ग्लूकोज है वो भी डेक्स्ट्रो होता है, बट फ्रक्टोज लीवो होता है, और जो लीवो रोटेशन है फ्रक्टोज की वो ज्यादा होती है देन डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज। इसलिए ओवरऑल जो रिएक्शन होता है, पहले तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी के पॉजिटिव साइन से, तो ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, धीरे धीरे क्या होता रहता है, पॉजिटिव कम होता जाता है, फिर जीरो हो जाता है, और एट द एंड नेगेटिव हो जाता है। जब पूरा हाइड्रोलाइज हो जाता है तो क्या हो जाता है, लीवो रोटेशन हो जाती है, डेक्स्ट्रो से लीवो रोटेशन ऑन हाइड्रोलिसिस। इसलिए इस रिएक्शन को इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि इन्वर्ट होगी ना डेक्स्ट्रो से लीवो, इसलिए, ठीक है। और एक और रिएक्शन होता है सेम टाइप का, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जो है ये भी सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है ये बाइमॉलिक्यूलर बट अगेन फर्स्ट ऑर्डर। इसका रेट भी सेम ऐसे ही, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट में ऐड हो जाती है, और ये भी सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। इसका मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी 2 और ऑर्डर होगा फर्स्ट, मॉलिक्यूलरिटी 2 ऑर्डर फर्स्ट। डन। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन, 3-4 बार हमने कर लिया ये। अ प्लॉट ऑफ 1/a-x वर्सेस t yields a straight line, तो ऑर्डर क्या होगा, अब आप ही बोल दो, इट इज 2, ठीक है, क्योंकि अगर 1/a-x स्क्वायर होता वर्सेस t तो थर्ड ऑर्डर हो जाता है, ठीक है ना, और दोनों के स्लोप क्या होते हैं इनके, पॉजिटिव। ओके, तो ये डिटेल में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले इसको इन डेप्थ कर चुके हैं, ठीक है, जस्ट नोट डाउन।
स्क्रीनशॉट ले लिया करो। Thank you very much for watching this video. Do subscribe my channel, press bell icon so that you will get notification of my next video, and don't forget to like this video. God bless you all. Bye. See you in the next lecture of chemical kinetics. Bye.